औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स 101 के हवाले से मिड टर्म के कंप्लीट लेक्चर नंबर 1 से लेकर 22 तक एक मिड टर्म के हवाले से वीडियो बना रहे हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन कवर होंगे। इसमें अबाउट 70 शॉर्ट क्वेश्चन हमने बनाए हैं और ये वर्चुअल नोट्स के हैंडआउट्स के मुताबिक ही हैं। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और दूसरी बात कि इन नोट्स को PDF में हासिल करने के लिए आपको हम वीडियो के बीच में ही एक व्हाट्सअप नंबर बताएंगे। आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करेंगे और हम आपको PDF सेंड कर देंगे। ठीक हो गया? तो वक्त ज़ाया किए बिना हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और ये भी बता दें कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे आने वाली MCQs पे भी एक वीडियो बनेगी और दूसरी न्यूमेरिकल पे भी हम एक बनाएंगे, तो वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन फिजिक्स, फिजिक्स की तारीफ़ करें। तो फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर कॉमन रिलेशनशिप। तो असल में ये हमारे पास फिजिक्स की जगह साइंस लिखना है। ये साइंस की वो शाखा है जिसमें हम मादा और एनर्जी का ताल्लुक, उनके दरमियान ताल्लुक और इसके अलावा इनके बारे में हम मुताला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल मैकेनिक्स की तारीफ़ करें। तो हमारे पास ये क्या होती है? एक साइंस की शाख है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स जो मोशन में हैं उनका मुताला करते हैं और उन पर असरअंदाज होने वाले हमारे पास जो फोर्स अमल कर रही है उसका भी हम मुताला करेंगे। तो इट डील्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन दिस वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ चार्जेस एंड हाउ चार्जेस क्रिएट फील्ड्स। ये भी साइंस की एक शाख है जिसमें हम ये देखते हैं कि चार्जेस का बिहेवियर क्या है और चार्जेस किस तरह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन करें। तो थर्मल फिजिक्स भी हमारे पास एक साइंस की शाख है या फिज़िक्स की एक शाख है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हीट की क्या नेचर है और इसके अलावा इसकी क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या असरात होते हैं। इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वांटम मैकेनिक्स। इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम आयन मॉलिक्यूल्स। इसमें हम ये फिज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम छोटे ऑब्जेक्ट्स या छोटे अब समझ लें ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों का हम मुताला करते हैं, जैसे कि एटम हो गया, आयन हो गया और मॉलिक्यूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन नेम ऑफ बेस क्वांटिटी। तो इस चैप्टर में हमारे पास 3 ही बेस क्वांटिटी दी हुई है, वैसे इनकी तादाद 7 है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है मास बेस क्वांटिटी, नंबर 2 है यहाँ पे टाइम और तीसरी है लेंथ। तो ये हमारे पास नोट कर लें, क्योंकि अगर वो पूछे कि हाउ मैनी बेस क्वांटिटीज़, तो वैसे 7 आपने बताना है, 7 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन नोट से बन रहा था कि हमारे पास डायमेंशंस लिखे मंदरजिल क्वांटिटी का। तो इनमें से MCQs तो एक लाजमी आता है, इनको अच्छी तरह याद कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो स्पीड के डायमेंशंस क्या होते हैं? एल पर टी। वेलोसिटी के होते हैं एल पर टी। एक्सेलरेशन के एल पर टी स्क्वायर। फोर्स के ML पर टी स्क्वायर। एनर्जी के ML स्क्वायर पर टी स्क्वायर और प्रेशर के M पर L पर टी स्क्वायर। और हमारे पास M का मतलब मास होता है, L का मतलब लेंथ और T का मतलब टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी ऐड डिफरेंट डायमेंशन क्वांटिटीज़। क्या हम मुख्तलिफ डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है नो, वी कैन नॉट ऐड डिफरेंट डायमेंशन क्वांटिटीज़, वी ओनली ऐड सेम टाइप ऑफ डायमेंशन क्वांटिटीज़। हम मुख्तलिफ डायमेंशन वाली मिकदारों को आपस में जमा नहीं कर सकते, लेकिन एक जैसी डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ को आपस में जमा कर सकते हैं। जैसे कि फोर्स को फोर्स में हम जमा कर सकते हैं, लेकिन फोर्स को एनर्जी और प्रेशर वगैरह में हम जमा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की तारीफ करें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमारे पास द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये दो नुकात के दरमियान सबसे कम फासला जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस की तारीफ करें। एनी पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो नुकात के दरमियान कोई भी रास्ता, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो ये हमारे पास सिंपल स्पीड की डेफिनेशन हमने करनी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड स्पीड। वक्त के साथ फासले में तब्दीली को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। इसकी यूनिट फार्मूला देख रहे हैं, डिस्टेंस पर टाइम होता है और यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। और इसी तरह हमारे पास एवरेज स्पीड की भी यही डेफिनेशंस है, सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास वक्त के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आए तो उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। इसका फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम है और यूनिट इसके भी मीटर पर सेकंड होते हैं। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमारे पास वक्त के साथ एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आए तो उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? इसको ओमेगा से हम ज़ाहिर करते हैं और डेल फाई और डेल टी इसका हमारे पास क्या है? फार्मूला है। इसकी यूनिट क्या होते हैं? रेडियन पर सेकंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन।
तो उसमें डिफरेंस करना है एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला है एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हमारे पास वेलोसिटी में वक्त के साथ तब्दीली आए तो वो एक्सेलरेशन होती है। इसका फार्मूला है वेलोसिटी बाय टाइम और यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमारे पास वक्त के साथ एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आए तो उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको अल्फा से जाहिर करते हैं। फार्मूला इसका है डी डब्ल्यू यानी कि डी ओमेगा और डी टी, और इसके यूनिट क्या होते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम की तारीफ करें और एंगुलर मोमेंटम की हमने तारीफ ही बतानी है, तभी डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी का जो हासिल ज़रब होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। जैसे कि इसका फार्मूला क्या होता है, एम वी, और इसकी यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम पर सेकंड। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये असल में प्रोडक्ट तो होता है, लेकिन किसका होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और साथ में एंगुलर वेलोसिटी का। इसको एल से हम जाहिर करते हैं और इसका फार्मूला है आई मल्टीप्लाई डब्ल्यू, एंड इसके यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। तो इनमें फ़र्क हमने बताना है। वेक्टर क्या होते हैं, द क्वांटिटी विच हैव द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो मिकदार है जिनकी सिमत के साथ साथ मिकदार होती है, दोनों, यानी कि मिकदार भी होती है और सिमत, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसे कि वेलोसिटी है। स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड मिकदार होती है लेकिन कोई सिमत नहीं, द क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, जैसे कि वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी ऐड स्केलर इन वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, क्या हम स्केलर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। तो ये भी सिंपल सा आंसर है, नो, हम कभी भी स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। हम सिर्फ स्केलर को स्केलर में और वेक्टर को वेक्टर में। नो, वी कैन नॉट ऐड स्केलर इन वेक्टर बिकॉज वी कैन only add scalar in scalar and vector in vector, for example speed in speed and velocity in velocity similarly. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट में फ़र्क करें। तो पहले वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर ही आता है, जैसे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट। हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज इज अ स्केलर। वो स्केलर होता है हमेशा, डॉट प्रोडक्ट जो होता है स्केलर दो क्वांटिटीज़ का। जैसे कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास कौन सा होता है, अ वेक्टर विच लोकेट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक ऐसा वेक्टर जो कि हमारे पास किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताए ओरिजिन के लिहाज से, उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसका फार्मूला देखें, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। आई और जे हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मिकदार वन हो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नल वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड हैव आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मिकदार जीरो हो और इसको हम जीरो के ऊपर या ओ से ज़ाहिर करते हैं, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, ये वेक्टर को ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन अगले चैप्टर में से आया हुआ है, लेकिन मैंने पहले इसको हल कर दिया। चलो देख लें। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज़ जीरो, यानी कि जितनी भी हमारे पास फोर्सेस किस सब्जेक्ट पे अमल कर रही हैं उनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। सेकंड जो होती है वो होती है सेकंड कंडीशन में, वेक्टर सम ऑफ ऑल टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। इसमें तो टोटल टार्क जो किसी बॉडी पर एक्ट करता है वो जीरो होता है, सिग्मा टार्क इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन इफ़ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कहते हैं अगर कोई जिस्म हमारे पास रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, अगर वो हरकत कर रहा है तो हरकत में रहना पसंद करेगा तब तक जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। तो ये न्यूटन का पहला कानून है और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन का सेकंड कानून देखें, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। कहता है कि जो एक्सेलरेशन पैदा होती है किसी भी जिस्म में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होती है, अप्लाइड फोर्स, जितनी फोर्स पर लगाई गई है वो उस एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और मास उस बॉडी का जितना है एक्सेलरेशन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने इसका फार्मूला भी लिखा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है तनासुब रास, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़े या एक के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो। और इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है तनासुब माकूस, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। जैसे कि अगर मास बड़ा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, अगर मास छोटा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इनवर्स रिलेटेड होता है। फार्मूला याद रखें, एफ बराबर है एम ए। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कि हर
एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि मिकदार में तो बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 3 एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं थर्ड लॉ के हवाले से। तो वी वॉक ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये इसकी एप्लीकेशन है। हम थर्ड लॉ की वजह से ही चलते हैं। बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई, यानी कि जो परिंदे उड़ते हैं वो भी न्यूटन थर्ड लॉ के कानून की वजह से। वी स्विम, हम तैरते हैं, तो ये भी इसी प्रिंसिपल या इसी असूल के तहत तैरते हैं। उसके बाद मिसाइल जो होता है वो भी इसी के काम या इसी तहत वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इम्पल्स की तारीफ करें। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, यानी कि फोर्स और टाइम का हासिल ज़रब जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क की तारीफ करें। डिफाइन वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क कब होगा, फिजिक्स में वर्क तब होता है जब किसी चीज़ पर फोर्स अमल करे और वो जिसम फोर्स की सिमत में ही हरकत कर दे, तभी वर्क होता है। तो इसका फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी और इसके यूनिट होते हैं न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज वर्क डन इन सर्कल। क्या सर्कल में वर्क होता है, तो नो वर्क डन इन सर्कल। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास चूंकि इसका फार्मूला होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, और सर्कल में हमारे पास जो एंगल बनता है थीटा, वो फोर्स और हमारे पास डिस्टेंस के दरमियान वो 90 डिग्री का बनता है, तो कॉस 90 जीरो के बराबर होता है, जिसकी वजह से वर्क नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि टोटल इंटरनल एनर्जी किसी बॉडी की या मैकेनिकल एनर्जी दोनों को अगर मजमू हो जाए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसके बराबर होता है। नेक्स्ट है पावर की तारीफ करें। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। किसी भी जिसम की काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, वक्त के साथ उसको हम पावर कहते हैं। तो इसकी फार्मूला होता है वर्क बटर टाइम और इसके यूनिट होते हैं जाउल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल इन बॉलर हैंड। कि बॉलर हैंड में जो हमारे पास एक बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हमारे पास बॉल जो बॉलर हैंड में है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि वो असल में हमारे पास रेस्ट में है बॉल, जब तक उसके बॉलर के हैंड में है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इन द बॉलर हैंड विल बी जीरो बिकॉज दिस इज इन द रेस्ट इन द बॉलर हैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वट टाइप एनर्जी हैव एप्पल एंड मूविंग बॉय। कि हमारे पास उसने दो कंडीशन दी हुई कि एक एप्पल है और एक मूविंग बॉय है, इनमें किस किस्म की एनर्जी होती है। तो जो एप्पल होता है उसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जबकि मूविंग बॉय में हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, जब कोई चीज़ हरकत करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये कंसेप्ट है, आप याद रखें। कोई और भी वो क्वेश्चन दे सकता है, तो आपने याद बताना है कि जो चीज़ हरकत करती हो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जो चीज़ रेस्ट में होती है उसमें असल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक में फ़र्क बताना है। सबसे पहले इलास्टिक, द कोलिजन इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इस कोलिजन में, इस टकराव में हमारे पास दोनों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, कांस्टेंट यानी कि चेंज नहीं होते, एक जैसे रहते हैं। उसके बाद इट अकर्स एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, ये हमारे पास छोटी सतह पर यानी कि वक्र पजीर होती है जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, और इसमें नो डिफॉर्मिंग, अगर कोई डिफॉर्मेशन अकर नहीं होती, मतलब कोई शक्ल में तब्दीली नहीं आती। इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा टकराव होता है, इसमें हमारे पास मोमेंटम, जिसमें यानी कि द मोमेंटम इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी, इसमें मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। और डिफॉर्मिंग अकर, इसमें हमारे पास शेप तब्दील हो जाती है चीज़ों की जो आपस में टकराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमने अब फ़र्क बताना है कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले स्टैटिक बताते हैं। हमारे पास इट एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज़ इन एट रेस्ट, यानी कि तभी ये अमल करता है उस जिस्म पे जो जिस्म रेस्ट में होगा, तो उस पर कौन सी फ्रिक्शन अमल करती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक कहते हैं रेस्ट को। इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है, यानी कि तब्दील होती है वक्त के साथ। दूसरा हमारे पास व्हेन टू फैब्रिक स्लाइड ओवर ईच अदर, तो ये प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब हम दो सतहों को आपस में फैब्रिक सतह को स्लाइड करते हैं तब ये पैदा होता है। नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, ये तब अमल करता है जिस्म पे जब कोई जिस्म हरकत में होता है। इट एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज़ इन मोशन, ठीक है। और इसकी इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की। और दूसरा ये फ्रिक्शन किसके दरमियान होती है, रबिंग हैंड्स, जब आप अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तब ये हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्क डिपेंड ऑन विच फैक्टर। जो वर्क होता है वो किस चीज़ पे इन्हिसार करता है। तो वर्क का फार्मूला देखें एफ डॉट डी। तो वर्क तो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पे इन्हिसार करता है, इसके अलावा किसी चीज़ पे ये इन्हिसार नहीं करता, और इसके अलावा एंगल पे भी इन्हिसार करता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, ड्यूरिंग रीडिंग बुक इज़ डूइंग वर्क। क्या किताब पढ़ते हुए हम वर्क करते हैं। तो फिजिक्स में हमने पहले भी पढ़ लिया, वर्क तभी होता है जब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स की सिमत में ही हरकत कर दे। तो चूँकि जब आप किताब पढ़ते हैं तो उस दौरान आप फोर्स नहीं लगा रहे होते और ना तो किताब के वर्क की हरकत करते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास हम वर्क नहीं कर रहे होते। नो ड्यूरिंग रीडिंग बुक वी कैन नॉट डू वर्क बिकॉज वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एंड फिजिक्स वर्क इज सी टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये सिंपल सा यानी कि हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की दो खसूसियात बताएं। तो स्केलर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है, कब ज़्यादा होता है? जब एंगल 0 या 180 का होता है तो स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, क्योंकि कॉस 0 या कॉस 180 स्केलर प्रोडक्ट में कॉस आता है तो वो 1 के बराबर होता है, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर मैक्सिमम होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, हमारे पास ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ए डॉट बी और बराबर है बी डॉट ए। अगर हम आगे पीछे कर दें तो तभी इनका आंसर सेम आता है। नेक्स्ट है टू प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की। तो वेक्टर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है? जब थीटा एंगल जब 90 डिग्री का होता है तब हमारे पास मैक्सिमम, क्योंकि साइन इसमें आता है क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में, तो साइन 91 के बराबर और 1 मैक्सिमम होता है, तब ये हमारे पास कब मैक्सिमम होता है? जब थीटा 90 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी, ये हमारे पास कम्युलेटिव जो कम्युलेटिव लॉ है उसको ओबे नहीं करते, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर इसमें नहीं होता, आंसर डिफरेंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इनमें फ़र्क बताएं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अ पॉइंट वेयर इंटायर मास ऑफ अ बॉडी अपीयर, एक ऐसा नुक्ता जहाँ पे किसी जिस्म का मुकम्मल मास अपीयर ज़ाहिर होता है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये असल में इससे मुराद मास लेते हैं किसी भी बॉडी का, और ये हमारे पास नेचर ऑफ बॉडी भी हमें बताता है कि ये किस किस्म की बॉडी है, किस नेचर की है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? एक फिक्स पॉइंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, टोटल किसी भी जिस्म का टोटल वेट अपीयर होता है यहाँ पे, और ये असल में वेट को, किसी भी बॉडी के वेट को रेफर करता है या जाहिर करता है। और नेक्स्ट है इट डिस्क्राइब स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, और ये हमें क्या बताता है कि कोई जिस्म कितना स्टेबल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें ये मालूमात देता है। नेक्स्ट देखें, कैन रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन अकर साइमल्टेनियसली, क्या हमारे पास रोटेशनल और ट्रांसलेशनल जो मोशन है वो एक बैक वक्त हो सकते हैं? तो यस, हमारे पास रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन आकर हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, जैसे कि एक अगर मूविंग कार है तो उसमें दोनों किस्म की मोशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई डज सिस्टम ऑसिलेट, क्यों सिस्टम जो होता है वो ऑसिलेट करता है? तो इट ऑसिलेट बिकॉज फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये हमारे पास जो सिस्टम तभी ऑसिलेट करता है क्योंकि इस पर जो लगने वाली फोर्स होती है वो हमेशा सेंटर की तरफ ही लगती है, जिसकी वजह से ये हमेशा सेंटर की तरफ ही जाती है, जिसके फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और नफी साइन ये जाहिर करता है कि हमारे पास ये किस तरफ होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके अपोजिट सिमत में ये हरकत करता है, तब हमारे पास ऑसिलेशन जारी रहती है। डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन में फ़र्क बताएं। तो रेस्ट क्या होता है? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर कोई जिसम अपने अर्द गिर्द के नवा के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं करे तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। मोशन क्या होती है? बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर कोई जिसम अपने इर्द गिर्द के नवा के लिहाज से अपनी जगह पोजीशन तब्दील कर दे तो उसको हम मोशन कहते हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। तो लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या करें, फ़र्क करें। लीनियर मोशन क्या होती है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन सीधे रास्ते में हरकत को हम लीनियर मोशन कहते हैं। और रोटेशन हमारे पास मोशन कौन सी होती है? द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस, किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि हमारे पास ऐसी मोशन जो एक्सिस के अपने एक्सिस के गिर्द होती है उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन कहते हैं, जैसे कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैं थोड़ा सा स्पीड यानी कि मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ तो सॉरी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा हैं और मुझे पता है कि लंबी जो वीडियो वो अक्सर बच्चे पसंद नहीं करते, तो इस वजह से मैं थोड़ा तेज़ पढ़ रहा हूँ। तो अगर आपको तेज़ लगता होगा तो फिर आप थोड़ा सा इनको स्लो करके सुन सकते हैं, ठीक है? तो मैंने जैसे बताया था कि मैं व्हाट्सअप नंबर बताऊंगा, अब आधा बता देता हूँ पहले से, ये नोट कर लें, और आधा फिर यानी कि लास्ट में बताऊंगा। 030183 यहाँ तक नोट कर लें। ये वही व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे मैसेज, और मैं आपको यानी कि PDF सेंड कर दूँगा। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है SHM। SHM हमारे पास क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? एक ऐसी मोशन होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन की तरफ क्या करता है, आगे पीछे मीन पोजीशन की तरफ हरकत करता है SHM में। जैसे कि इसका फार्मूला F बराबर है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस KX। तो हमारे पास ये क्या शो करता है कि दोनों F और X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ SHM कौन सी हैं? तो हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं इसकी, सिंपल पेंडुलम और मास स्प्रिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन कौन सी होती है? द ऑसिलेशन दैट फेड्स अवे विद टाइम, यानी कि ऐसी ऑसिलेशन जो वक्त के साथ ख़त्म होती जाए या कम होती जाए उसको हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम हो गया, या फिर हमारे पास दूसरा यानी कि वेव इन स्प्रिंग जो हमारे पास है, सॉरी मास इन स्प्रिंग, ये दोनों इसकी एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैंपल। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो क्या है? T इज इक्वल टू 2π/L/G। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो किस चीज़ पे इंसार करता है? तो वो दो चीज़ों पे, लेंथ पे और G पे, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? व्हेन अ बॉडी डज नॉट टेंड्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन
आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स, जब हम किसी चीज़ से बैरूनी फोर्स अपनी हटाते हैं और वो अपनी ओरिजिनल हालत हासिल ना कर पाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। जैसे कि अगर आप प्लास्टिक पे एक फोर्स लगाते हैं तो एक हद आती है कि अगर उससे आप फोर्स बढ़ा दें तो वो टूट जाती है, इसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी कहेंगे। इलास्टिसिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू टेंड्स टू अटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स, जब आप किसी जिस्म से बैरूनी फोर्स को हटाते हैं और अपने असली हालत को वापस इख्तियार कर दे तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि रबर को अगर आप खींचते हैं तो रबर क्या होता है हमारे पास, जैसे ही छोड़ते हैं फोर्स हटाते हैं उससे वापस यानी कि वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर में क्या बताएं, फ़र्क बताएं। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। हमारे पास ये क्या होती है, किसी भी रकबा पर अमल करने वाली फोर्स को कहते हैं। ये हमारे पास क्या कर देता है, इट चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। स्ट्रेस की वजह से भी जिस्म का हमारे पास क्या शेप तब्दील हो सकती है, चाहे वो लेंथ भी हो सकता है, वॉल्यूम भी तब्दील हो सकता है, और इसकी वजह से डिफॉर्मेशन होती है, मतलब शेप शक्ल तब्दील हो जाती है। प्रेशर क्या करता है, प्रेशर भी हमारे पास असल में फोर्स ही है, किसी रकबे पर फोर्स ही लगती है और उसका फार्मूला भी क्या है, F/A है। लेकिन ये हमारे पास शेप तब्दील नहीं करता, ये कम मिकदार में होती है, डज नॉट चेंज शेप। और दूसरा ये डिफॉर्मेशन भी इसकी वजह से नहीं होती, मतलब शक्ल भी इसकी वजह से तब्दील नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो हमारे पास हमने स्ट्रेस की टाइप को डिस्कस करना है, कितनी टाइप्स हैं उनकी तारीफ़ी करते हैं। तो सबसे पहला है टेंसिल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस कौन सा होता है, स्ट्रेस दैट कॉज चेंज इन लेंथ, यानी कि हमारे पास स्ट्रेस में क्या होता है, कोई तब्दीली आती है शेप में, लेकिन अगर किसी की लेंथ में तब्दीली आ जाए तो वो कौन सा स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। उसके बाद कंप्रेस स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो हमारे पास किसी चीज़ के वॉल्यूम में तब्दीली ला दे तो उसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेस स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस दैट कॉज चेंज इन वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस दैट कॉज चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास शेप में तब्दीली आ जाए तो वो क्या होगा, शेयर स्ट्रेस होगा। ऐसे स्ट्रेस जिसकी वजह से शेप में तब्दीली आ जाए उसको हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद है डिफाइन स्ट्रेन। स्ट्रेन की तारीफ करें तो ये क्या है, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ वॉल्यूम और शेप टू द ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम और शेप। ये हमारे पास रेशो होती है किस किस के दरमियान, लेंथ के दरमियान वॉल्यूम या शेप, और बटा किसके, ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम और ओरिजिनल शेप। स्ट्रेन बराबर है चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल द टाइप ऑफ स्ट्रेन। अब स्ट्रेन की भी हमने टाइप डिस्कस करनी है जिस तरह हमने स्ट्रेस की बताई थी, तो इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहला है लीनियर स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, यानी कि हमारे पास ये रेशो होती है किसके दरमियान, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। हमारे पास डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ है, और एल ओवर में क्या है, ओरिजिनल लेंथ। इस तरह वॉल्यूम स्ट्रेस कौन सा होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम, जितना चेंज आया वॉल्यूम में और उसको तकसीम कर दें किस पे, ओरिजिनल वॉल्यूम पे, तो ये क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस में हमारे पास क्या है, ऐसा स्ट्रेस यानी कि हमारे पास ये रेशो होता है डिफॉर्मिंग एंड ओरिजिनल इन रेडियन, यानी कि डिफॉर्मेशन जो किसी चीज़ में आई है, किसी चीज़ की शक्ल में, उसको अगर तकसीम कर दे ओरिजिनल शेप पे तो हमारे पास इसको असल में हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल वी ओवर एल। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेंशन टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अब उसकी भी टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले यंग मॉडुलस है, नेक्स्ट है बल्क, और तीसरा शेयर। तो तारीफें पढ़ते हैं। द यंग मॉडुलस क्या होता है, द रेशियो ऑफ टेंसिल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। ये हमारे पास रेशियो होती है, टेंसिल स्ट्रेस को अगर टेंसाइल स्ट्रेन पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है। इसका फार्मूला, इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है डेल एल ओवर एल मल्टीप्लाई एफ ओवर ए। बल्क मॉडुलस क्या होता है, द रेशियो ऑफ लाइट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सॉरी, हमारे पास ये रेशियो होता है अप्लाइड स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, ठीक है, डेल बी और वी मल्टीप्लाई एफ ओवर ए। तो ये हमारे पास अगर हम स्ट्रेस लगाएं और उसके वॉल्यूम में तब्दीली आ जाए तो ये बल्क मॉडुलस होगा, ठीक है। फर्स्ट वन था अगर हम किसी चीज़ पे स्ट्रेस लगाएं यानी कि यंग मॉडुलस होता है और उसके लेंथ में तब्दीली आ जाए तो वो हमारे पास यंग मॉडुलस होता है। शेयर स्ट्रेस में हमारे पास क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाएं और उसके शेप में तब्दीली आ जाए यानी कि द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, तो इसको हम क्या कहते हैं, शेयर मॉडुलस कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जी इज इक्वल टू एफ टेन थीटा और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द पॉइजन्स रेशो। तो पॉइजन रेशो क्या होती है, हमारे जब भी किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो इट्स लेंथ इंक्रीज, इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसकी जो हमारे पास रेडियस होता है, वो रदास जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि उसका मोटापा कम हो जाता है। और ये हमारे पास क्या है, द रेशो ऑफ, ये रेशो है असल में स्ट्रेन टू द टेंसाइल स्ट्रेन। हमारे पास रेशो स्ट्रेन बटा जो टेंसाइल स्ट्रेन है उसके रेशो को हम क्या कहते हैं, पॉइजन रेशो कहते हैं। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 0.5 तक होती है। उसके बाद डिफाइन बर्नौली इक्वेशन की तारीफ करें तो बर्नौली इक्वेशन की तारीफ कहते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड, कोई भी आइडियल फ्लूइड अगर हम लें तो उसमें क्या होता है, जो सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी,
पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहती है। इसकी इक्वेशन ज़रूर याद रखें। हमारे पास प्रेशर प्लस 1/ρv² प्लस ρvgh इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या है, पहला प्रेशर, फिर जमा काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट या डिफाइन थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। थ्रेशोल्ड की ऑफ हियरिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन करें। तो मैक्सिमम एनर्जी दैट ह्यूमन कैन हेयर, यानी कि वो एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जो हमारे पास इंसानी कान सुन सकता है, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। और ये आई नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वेव। वेव की तारीफ करें तो डिस्टर्बेंस इन मीडियम, किसी भी मीडियम में, किसी भी हमारे पास मीडियम में खलल को हम क्या कहते हैं, वेव, यानी कि वेव पैदा होती है, उसको वेव कहते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में क्या करें, फ़र्क करें। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन से होते हैं हमारे पास, इसमें द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेव है उसी डायरेक्शन में इसमें हमारे पास मीडियम के ज़रात क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल होता है। दूसरा है पॉसिबल इन ऑल काइंड ऑफ मीडियम, ये हर मीडियम में पैदा हो सकती है, जैसे सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ये हमारे पास पोलराइज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी पोलराइज। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें, जैसे कि साउंड वेव इन एयर। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स वेव्स, पार्टिकल्स वाइब्रेट मूव एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अ वेव प्रोपगेशन, इसमें जो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, इसमें हमारे पास मीडियम के ज़रात उसके अमूदन यानी कि हरकत करते हैं आगे पीछे। दूसरा पॉसिबल ओनली सॉलिड, ये सिर्फ ठोस में ही हमारे पास हम ट्रांसवर्स वेव को पैदा कर सकते हैं। ये हमारे पास क्रस्ट और इसमें ट्रफ होता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, ये हमारे पास पोलराइज्ड हो सकते हैं, कैन पोलराइज, जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसमें जो वाइब्रेशन होती है वो ट्रांसवर्स वेव्स ही होती हैं, क्योंकि वो ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ वेव ट्रांसफर एनर्जी, किस तरह जो हमारे पास है वेव ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को। तो एज इन वेव मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट, क्योंकि वेव में जो मीडियम होते हैं वो उसके ज़रात हरकत करते हैं, और ड्यू टू वाइब्रेशन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से क्या करते हैं, वेव एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द स्फेरिकल वेव। स्फेरिकल वेव क्या होते हैं, तो इफ़ वी हैव साउंड सोर्स देन वी विल ऑब्जर्व दैट इट विल रेडिएट एनर्जी, साउंड वेव, यानी कि अगर हमारे पास कोई साउंड का सोर्स हो और उसके हमारे पास पड़ा हो, तो हम ये नोट करेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो यानी कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो अपने इर्द गिर्द तमाम हर डायरेक्शन में इक्वली साउंड प्रोड्यूस करेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव कहते हैं। इसमें एम्पलीट्यूड जो होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, यानी कि हमारे पास रेडियस जितना बड़ा होगा एम्पलीट्यूड उतना ही हमारे पास कम होगा। और दूसरा हमारे पास जो पी है वो इन्वर्सली होता है आर स्क्वायर के, तो ये हमारे पास इसके दरमियान रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, इन दोनों में क्या करें, रिलेशन बताएं। तो इंटेंसिटी असल में एम्पलीट्यूड के डायरेक्ट रिलेटेड होता है, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम अल्फा ए से ज़ाहिर करते हैं और इंटेंसिटी को आई से। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, और अगर इंटेंसिटी को कम करेंगे तो एम्पलीट्यूड भी साथ में कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रेविटेशनल फोर्स की तारीफ करें। तो every two objects in a universe attract each other with some force. That force is directly proportional to the product of the mass and inversely proportional to the scale of the distance between them. इसका मतलब ये है कि इन यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी अजसाम हैं, वो एक दूसरे को एक खास फोर्स से अपनी तरफ खींचती हैं। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन मासेस के प्रोडक्ट हासिल ज़रब के, और उनके दरमियानी फासले के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास अजसाम जितने बड़े होंगे उनके दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, उनके दरमियान फासला जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई सैटेलाइट्स रोटेट अराउंड द अर्थ, के सैटेलाइट्स अर्थ के गिर्द क्यों रोटेट करते हैं। तो ये सिंपल क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड की जाती है अर्थ के ज़रिए, इस वजह से हमारे पास सैटेलाइट क्या होता है, इसके गिर्द घूमता है। तो एफ सी इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और इसका ये हमारे पास रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन डिफरेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में हमने क्या बताना है, फ़र्क बताना है। दोज ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि अर्थ के गिर्द ऑर्बिट में रखे गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। और ये क्या होता है, दे आर हेल्ड इन ऑर्बिट बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, इनको किस तरह रोका जाता है या किस तरह रखा जाता है ऑर्बिट में, ये हमारे पास ज़मीन का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से, यानी कि ऑर्बिट में रहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल सैटेलाइट। सो ये क्या होते हैं, सैटेलाइट हुज ऑर्बिटल मोशन क्या होती है, स्टेशनरी होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि अगर ज़मीन के लिहाज से किसी भी ऑर्बिट की स्पीड क्या हो, ज़ीरो हो, जैसे कि हमारे पास हमारी जो ज़मीन है वो 24 घंटों में अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है, इसी तरह हमारे पास जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो भी एक चक्कर ज़मीन के गिर्द 24 घंटों में मुकम्मल करता है। तो आप देखें, जो दिन हमारे पास ज़मीन है और जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हैं, ये दोनों आपस में एक ही स्पीड से जा रहे होते हैं, तो ये एक दूसरे के लिहाज से क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई
वेव्स यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो हम माइक्रोवेव को क्यों सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं? तो इसकी 3 रीज़न होती हैं। सबसे पहले ये सीधी लाइन में एक ट्रेवल करती हैं, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नंबर 2 दे ट्रेवल इन अ नैरो बीम, यानी कि एक छोटी सी बीम में, यानी कि हमारे पास बिल्कुल शुआ में ट्रेवल कर सकते हैं। दे आर पास ईजिली थ्रू एटमोसफेयर। और तीसरी बात इसकी ये है कि ये एटमोसफेयर में से ईजिली पास हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल लॉ एंड कॉलम्स लॉ। तो हमारे पास कॉलम्स लॉ क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि जो फोर्स होती है चार्जेस के दरमियान, वो असल में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट हासिल ज़रब जो होता है चार्जेस के, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो उनके दरमियान फासला है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास चार्जेस जितने बड़े होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, चार्जेस जितने छोटे होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी। इसी तरह जितना फासला ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो ये हमारे पास क्या है? क्योंकि फासले के साथ फोर्स इनवर्स रिलेटेड है। आगे है ग्रेविटेशनल लॉ। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है? ये हमने पहले भी पढ़ लिया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को ये डिस्क्राइब करता है, यानी कि फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल वो मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक की तारीफ करें। द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, किसी भी चार्ज का रेस्ट में मुताला क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो किस किस्म के टाइप्स, कितने किस्म के चार्जेस होते हैं? 2 किस्म के, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। इसमें थोड़ा नोट देख लें, जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और अब फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 030183796062। वापस सुन लें, 030183796062। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी PDF फाइल सेंड कर दूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी मसला हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। इंशाल्लाह मैं आगे न्यूमेरिकल की भी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अगले हफ्ते तक, और MCQs के हवाले से। अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।